हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपनी क्लास चल रही केमिस्ट्री की 1500 क्वेश्चंस की। तो उसके हम लोग कितने क्वेश्चंस देख चुके थे? 126 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। वो सभी क्वेश्चंस आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसके बाद 127 क्वेश्चन से। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं सारे के सारे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। उनका समय समय पर रिवीजन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी रासायनिक समीकरणों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती है। मतलब वो कौन सा है जिनको हम लोग रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन के द्वारा प्रेजेंट नहीं कर सकते ना। ऑप्शन है आपका पहला, अभिकारकों और उत्पादों के द्वारा। मतलब क्या अभिकारक होते हैं जिनको आप बोलते हो रिएक्टेंट, और जो उत्पाद होते हैं उनको बोलते हो बेटा प्रोडक्ट। ऑप्शन बी दिया गया अभिक्रिया की गति यानी स्पीड ऑफ द किसकी, रिएक्शंस की, अभिकारों और उत्पादों के सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है ऑप्शन नंबर सी। और डी ऑप्शन है आपका भाग लेने वाले यौगिकों की मोलर मात्राएं। तो ध्यान रखना बेटा कि आपको अगर बात की जाए किसकी, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। यानी अगर हम कहें अभिक्रियाओं की गति, यानी हम कहें तो क्या, अभिक्रियाओं की गति, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा क्या, अभिक्रियाओं की गति। तो सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? तो अभिकारक वो होते हैं जिनकी रिएक्शंस की जाती हैं, और उत्पाद वो होते हैं जो आपके प्राप्त किए जाते हैं। अभिकारक वो होते हैं जिनकी रिएक्शन की जाती है, और उत्पाद क्या होते हैं, जो आपके प्राप्त होते हैं। तो अगर हम कहें रासायनिक समीकरण अभिकारक को, अगर हम देखें क्या, जो हमारे रासायनिक समीकरण है बेटा, जिन्हें आप क्या कहते हो, केमिकल इक्वेशन, जो हमारे क्या है, रासायनिक समीकरण है, तो ये किस पर, अभिकारकों और उत्पादों दोनों पर ही डिपेंड होते हैं। तो क्या कहोगे, अभिकारकों और उत्पादों, अभिकारकों अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र, उत्पादों के उत्पादों के रासायनिक सूत्र किसके बेटा, उत्पादों और अभिकारकों के दोनों के रासायनिक सूत्र को दर्शाता है, सूत्र को दर्शाता है, ठीक है ना। लेकिन उनकी गति की दर की बात करें तो गति की दर नहीं बताता है। ये तो बताता है कि रासायनिक समीकरण है, उनके रासायनिक सूत्र को दर्शा देगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अभिक्रिया की जो गति है उसको ही बताएगा, तो कहोगे सर लेकिन उसकी गति की दर को नहीं बताता है क्या, लेकिन उसकी लेकिन लेकिन उसकी उसकी गति की दर को नहीं बताता है, गति की दर को नहीं बताता है, दर को नहीं बताता है, ठीक है ना बेटा। तो तुम्हें क्या समझना है, तुम्हें ये देखना है कि जो हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं यानी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, अभिकारकों उत्पादों के रासायनिक सूत्र को तो दर्शाता है, लेकिन उसकी गति की दर को नहीं बताता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, आप ध्यान रखोगे क्या, स्पीड ऑफ द रिएक्शन यानी उसकी गति को नहीं बताता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो आपका ये राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें क्या होता है, ये आप सभी लोग जानते हो, ये रिएक्शन का साइन होता है। ये जो होता है, जैसे हम मान लो एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ले लें, तो आप सभी लोग जानते हो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, उत्पाद के रूप में हमें मिल जाता है ग्लूकोज। उत्पाद के रूप में बेटा हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज, जिसे कहते हो C6H12O6, और साथ में क्या, ऑक्सीजन गैस निकल आती है ना, क्या मिल जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, रिएक्टेंट, ये हो जाता है बेटा प्रोडक्ट। तो यही हो जाता है आपको, रिएक्शंस तो बता रहा है, ये नाम भी बता रहा है कि क्या, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये बता रहा है। और ये क्या है आपका, पानी यानी वाटर है। और ये आपका क्या है, ग्लूकोज, ये आपका क्या है, ये आपका ग्लूकोज है। और ये आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीजन गैस है, ये आपका ऑक्सीजन गैस है। सारी बातें बता रहा है, लेकिन क्या नहीं बता रहा है कि अभिक्रिया की गति यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ये इसको नहीं बता रहा है, ये इसको नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा अभिकारक जो है हमारे, उनकी गति को, ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन जो है आपका इस क्या है, तो जी पृष्ठले, जी पृष्ठले, ठीक है ना। अभिकारक हैं जो आपके क्या, जी पृष्ठले बेटा। अगर हम बात करें जी पृष्ठले
ऑक्सीजन की खोज करता कौन है? जी प्रिस्टले। अभिकारक होते हैं रिएक्टेंट, उत्पाद होते हैं आपके प्रोडक्ट। ऑक्सीजन की खोज किसने कर दी? जी प्रिस्टले ने कर दी। ठीक है ना। अगर साथ ही साथ पूछ लिया जाए कि बताओ बताओ शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? सर जो शुगर होता है उसका फॉर्मूला C12H22 C12H22O11। ठीक है ना। पूछा जाए साथ ही साथ ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ बताओ चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? ठीक है ना। चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? तो कार्बन के कितने होते हैं? 12। और हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 22। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? तो कह दोगे क्या कि सर जो चीनी होती है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 12:22:11 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। 12:22:11 के अनुपात में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यानी ऑप्शन ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्रिया की गति नहीं होती, बाकी भैया सब कुछ होता है, बाकी सब कुछ होता है ना, बाकी सब कुछ होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128। 128 क्या कह रहा है कि बताओ एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का द्रव्यमान अनुपात 1:4 है, तो उनके अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? उनके अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो ये तो आपका बेटा न्यूमेरल बेस्ड हो जाता है, और ये कल बताया भी गया था, ये आपको कल बताया भी गया था कि एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का द्रव्यमान 1:4 है। कितना है? 1:4 है, 1:4 है। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि उनके अणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो कह दोगे सर 7:32। 7:32 कितना? 7:32 बेटा, क्या बोल दोगे? 7:32। ठीक है ना। देखो एक बात मैं बताता हूँ बेटा, अगर तुम्हें केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, अगर केमिस्ट्री को तुम्हें बिल्कुल तगड़े से याद करना है, तो बिल्कुल दबा के पढ़ो केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे केमिस्ट्री की, मतलब छोटी छोटी भी, और अगर तुम्हें बहुत ही अच्छी करनी तो 3 टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, उन 3 टॉपिक को तुम बेहतरीन तरीके से पढ़ देना, तुम्हारी केमिस्ट्री का आधे से ज़्यादा पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा। एक है आपका पीरियोडिक टेबल, एक आपका है बेटा पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर को आप कक्षा 9 से पढ़ते हुए चले आए हो और आज भी पढ़ रहे हो, लेकिन इसकी जानकारी अधूरी है। इस चैप्टर को आप बहुत ही बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि इसके बाहर का क्वेश्चन आप छूटे नहीं बस। ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब कार्बन और उनके यौगिक क्या हो जाते हैं? कार्बन और उनके यौगिक। और तीसरा आपका हो जाता है बेटा एटॉमिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये परमाणु संरचना। और लास्ट है आपका केमिस्ट्री फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री फॉर्मूलाज मतलब रासायनिक नाम, रासायनिक नाम और उनका फॉर्मूला क्या होगा। ये 4 टॉपिक, ये तो आप मान के ही चलो कि किसी भी एग्जाम में बैठोगे पूछ लिया जाएगा 2 क्वेश्चन तुमसे। बताओ बताओ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे C6H6 हो जाता है सर। बताओ अमोनिया क्या होती है, कहोगे NH3 हो जाता है सर। बताओ फास्फीन क्या होता है, PH3 हो जाता है। बताओ क्लोरोफॉर्म क्या हो जाता है, CH-Cl3 हो जाता है। तो इस तरह से तुम क्वेश्चंस तो कर लोगे कब? जब तुम्हारे पास फॉर्मूले तुम्हें सारे लर्न होंगे, उनकी सारी तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हें लर्न होगा। तो जब तक तुम किसी के बारे में इतिहास नहीं जानोगे, भूगोल नहीं जानोगे, तब तक उसके ऊपर कैसे पहुंचोगे? तो इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा, पहले एटम पढ़ो। एटम किस में आएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा। उसके बारे में उसका पढ़ो क्या? परमाणु क्रमांक पढ़ो, परमाणु भार पढ़ो, उसके बारे में सब पढ़ो। उसके बाद उससे जो मिलके फॉर्मूले बन रहे हैं उनको पढ़ो। ठीक है ना। उसके बाद तुम सीधे कहाँ? पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है तो तुम्हें उनका स्थान भी पता चल जाएगा कि ये जो है ये किस स्थान पर रखा गया है, ऑक्सीजन किस स्थान पर है, नाइट्रोजन किस स्थान पर है, ऑक्सीजन किस स्थान पर है, मैग्नीशियम किस स्थान पर है। तो इस तरीके से ये 4 टॉपिक अगर तुम कवर कर रहे होगे बेटा, तो बहुत ही अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में करके आ रहे होगे। और ये काम आप अगर कर लेते हो तो स्कोर आप ये मान के चलो अच्छे से अच्छा स्कोर आप बेहतरीन कर पाओगे। ये 4 टॉपिक हैं, मेरी विश्वास करना मेरी बात का बेटा, ये 4 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो ये मान लो कि आधे से ज़्यादा केमिस्ट्री तो आपने ख़त्म कर दी, आधे से ज़्यादा तो आपने केमिस्ट्री को समाप्त कर दिया है। ठीक है ना। और फिर जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जीवन में हमेशा एक बात तुम्हें याद रखनी है
कि जीवन में अगर तुमने सपना बनाया है सरकारी नौकरी में जाने का, किसका? जीवन में तुमने अगर सपना बनाया है सरकारी नौकरी में जाने का, तो जीवन में तुम्हें 4 चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। किनका? जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तो 4 चीज़ों का तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी? तो सबसे पहला आता है जिसमें तुम सबसे ज़्यादा अपना समय खराब करते हो, प्यार। प्यार, दूसरा यार बेटा, तीसरा त्योहार और चौथा रिश्तेदार। आज अगर तुम रिश्तेदारों की शादी में जा रहे हो तो वो तुम्हारा समय खराब हो रहा है। रिश्तेदार, त्योहार, अगर त्योहार में छुट्टी कर रहे हो तो वहाँ से भी समय खराब हो रहा है। यार मतलब दोस्तों के साथ ज़्यादा घूम रहे हो तो भी समय खराब हो रहा। बाकी समझदार हो, प्यार के लिए ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है? तो प्यार, यार, रिश्तेदार और त्योहार, ये 4 चीज़ें जीवन में अगर आपने छोड़ दी कुछ समय के लिए, कब तक के लिए? जब तक आपके ऊपर वर्दी नहीं है। अगर इन चीज़ों का त्याग कर दिया और आपके ऊपर एक बार वर्दी आ गई तो उसके बाद इन चारों चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा देखना, ये चारों चीज़ें आपके पास हमेशा होंगी। कब? जब वर्दी आप पालोगे। तो वर्दी पाने के बाद ये 4 चीज़ें आपके पास होंगी। अब चारों की बात करेंगे तो चारों आपके पास होंगे। दोस्त भी, जो नहीं भी होगा वो भी आपका दोस्त होगा। जो रिश्तेदार आपको सिलेक्शन के पहले नहीं पूछ रहा था वो भी पूछेगा। त्योहार में सब चाहेंगे कि आप उनके पास आ जाओ, ठीक? और यार दोस्त तो हमारे साथ ही हैं। तो आप सभी लोग समझदार हो, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सरकारी नौकरी का सपना लिया तो 4 चीज़ों का त्याग कर देना बेटा। वो आप 4 चीज़ें आपको बता चुके हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बताओ, ये ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना? अगर हम बात करें ऑक्सीजन, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की बेटा, ऑक्सीजन तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज आपकी किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जी प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। और नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लें, नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लें तो नाइट्रोजन की खोज करने वाले हमारे हो जाते हैं डैनियल, डैनियल रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है ना? अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन की, हेनरी कैवेंडिश। कौन बेटा? तो हेनरी कैवेंडिश। ये खोज करता तुम्हें याद रखने ही रखने हैं ना, खोज करता तो तुम्हें ध्यान रखने ही रखने हैं। और अगर कहा जाए ये 3 और, अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बेटा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो तुम क्या कहोगे? सर इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हमारे, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हमारे कौन हो जाते हैं बेटा? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे जे टॉमसन हो जाते हैं, ठीक है ना? जे जे टॉमसन या थॉमसन, ठीक है ना? प्रोटॉन की खोज करने वाले हमारे गोल्डस्टीन भाई साहब हो जाते हैं। प्रोटॉन की खोज करने वाले, प्रोटॉन की खोज करने वाले, प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन हो जाते हैं? तो प्रोटॉन की खोज करने वाले हमारे हो जाते हैं गोल्डस्टीन बेटा। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में तुम्हें गोल्डस्टीन के स्थान पर क्या मिल जाए, रदरफोर्ड मिल जाए, तो रदरफोर्ड भी सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन को टिक करोगे। क्यों? क्योंकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया था, ना कि उसकी खोज की थी, ठीक है ना? तो खोज करता तो आपके गोल्डस्टीन थे, लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम देने वाले आपके कौन थे? वो गोल्डस्टीन भाई साहब थे ना। और अगर हम बात कर लें किसकी, न्यूट्रॉन की बेटा, अगर हम बात कर लें न्यूट्रॉन की, तो ये कौन हो जाते हैं? जेम्स चैडविक। ये कौन हो जाते हैं? तो जेम्स, जेम्स चैडविक हो जाते हैं ना। कौन हो जाते हैं? तो जेम्स चैडविक हो जाते हैं, जेम्स चैडविक हो जाते हैं ना, जेम्स चैडविक हो जाते हैं ना, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, ये तीनों लोगों को खोज आपको ध्यान रखनी। एक है आपका पॉजिट्रॉन बेटा, एक आपका हो जाता है क्या, एक आपका हो जाता है पॉजिट्रॉन। इसकी खोज करता ध्यान रखना कॉल एंडरसन, कॉल एंडरसन, कॉल एंडरसन, ठीक है ना? पॉजिट्रॉन की खोज कब हुई थी? सन 1932 ईस्वी में। पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले कॉल एंडरसन, जिन्होंने सन 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। और ये पॉजिट्रॉन पूछा है किसका कण है, तो कहोगे सर ये एक इलेक्ट्रॉन का ही पृथक्कण है, ये एक इलेक्ट्रॉन का ही पृथक्कण हो जाता है। कौन सा हमारा? तो पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन का ही एक पृथक्कण हो जाता है, ठीक है ना? तो पॉजिट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन का पृथक्कण हो जाता है। अब पूछा जाएगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो कहोगे सर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है हमारा। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा? तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमारा, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। कहोगे ऋणावेशित आवेश होता है, मतलब ये ऋणावेशित होता है। और अगर बात प्रोटॉन की जाए, बात प्रोटॉन की जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर कैसा? इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेशित होता है। और अगर बात न्यूट्रॉन की जाए, अगर बात न्यूट्रॉन की जाए तो ये कैसा होता है? तो ये हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है,
इस पर कोई भी आवेश, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये भी पूछ दिया जाए, ये भी पूछ लिया है कि बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निगेटिव और पॉजिटिव तो हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है, तो कहोगे सर निगेटिव होता है। निगेटिव में कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये निगेटिव क्यों, क्योंकि रेड आवेशित होता है इसलिए माइनस। और सेम प्रोटॉन पर भी होता है, बस उसमें पॉजिटिव होता है। उस पर क्या, उस पर पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस तरीके से सारी बातें आप ध्यान रखोगे बेटा। न्यूट्रॉन पर कोई नहीं होता, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन की खोज जी प्रिस्टले, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड और हेनरी कैवेंडिश ने किसकी, हाइड्रोजन की खोज कर दी। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जे थॉमसन ने कर दी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने कर दी, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने कर दी और पॉजिट्रॉन की कॉल एंडरसन ने कर दी। कब कर दी, 1932 ईस्वी में कर दी। तो सारी बातें बेटा ध्यान रखना है तुम्हें। एक पूछा जाए कि इसी से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण पूछा जाए तो बेटा होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ आदर्श गैस नियम, आदर्श गैस नियम क्या होता है, तो कहोगे सर पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो जाता है। और एन जहां पर क्या है, एन आपका हो जाता है मोल की संख्या, और मोल एन की संख्या हो जाती है मोल की संख्या, और एक आवोगाद्रो संख्या इसी में यूज होती है। और आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, तो आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, तो कहोगे सर 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक है ना, आवोगाद्रो संख्या क्या हो जाती, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये सारे फैक्ट्स जितने भी बन सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके बाहर कोई भी बेटा क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, आपसे वादा है। और वो बात ध्यान रखना, जीवन वाली जो बताई थी अभी थोड़ी देर पहले है, उसको विशेष ध्यान देना है। कह रहा कि 1s², 2s² और 2p6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, अगर हम बात करें क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम बात करें अपनी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या है, 1s², 2s² और 2p4। देखो अगर यहां से देखोगे तो ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक नहीं है, क्योंकि 2 और 2 4 और 4 8, तो ये किसका है, तो कहोगे सर ऑक्सीजन परमाणु है। ये कौन सा है, ऑक्सीजन परमाणु का है, यानी ऑक्सीजन एटम का है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुल कितने, कुल 8 इलेक्ट्रॉन है, कुल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसका हो गया। और देखो इसमें ये भी कहा गया कि 1s², 2s², ये तो पूर्ण भरे हुए, लेकिन कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1s² और 2s² ये तो पूर्ण भरे हुए हैं, ये तो क्या है, ये तुमने पूर्ण भरे हुए भाई, और कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, जो 1s² है और 2s² है, ये क्या है, पूर्ण भरे हुए हैं और इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन 2p4 जो दिया गया, क्या ये जो आपका 2p4 दिया गया है, इसमें 3p ऑर्बिटल, इसमें दो है ना, क्योंकि क्या होता है 1s² 2p² और 2p6 होता है बेटा, क्या होता है 2p6 होता है। तो अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ से तुम्हारे हो जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2p। मतलब यहाँ से आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, राइट जवाब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल कितने हो जाएंगे, 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये, आप सभी लोग पढ़ के रखो इसको अच्छे से, आप सभी लोग एक बार अच्छे से पढ़ के रखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2ps, ये किसका हो जाता, तो कहोगे सर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये ऑक्सीजन परमाणु है। कौन सा है, तो ऑक्सीजन परमाणु है। 1s² और 2s², तो ये इसने तो अपना पूरा काम किया, मतलब ये पूर्ण भरा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें 2p4 की, तो 2p4 की बात करें तो इसमें क्या हमारे 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएंगे। तो यही पूछा गया है, बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बेटा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा कि बताओ ऊर्जा स्तर क्वांटम संख्या n बराबर 3, n का मान कितना दिया है, ऊर्जा स्तर में n का मान क्वांटम संख्या कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो बताओ कि संभावित ऑर्बिटलों की संख्या, अगर हम बात करें मुख्य क्वांटम संख्या बेटा, किसकी, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, तो n का मान कितना दिया गया, n का मान 3 दिया गया, तो के लिए आर्बिटरों की संख्या क्या हो जाएगी, अगर कभी भी तुम्हें आर्बिटरों की संख्या निकालनी हो, आर्बिटरों की संख्या निकालनी हो, क्या हो जाएगी बेटा, तो कहोगे n स्क्वायर होती है, क्या होती है, n स्क्वायर, कितने दिए गए n, 3, यानी 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, 9। क्या, अगर मुख्य क्वांटम संख्या तुम्हें दी गई है, मुख्य क्वांटम संख्या दी गई है n, और पूछा जाए संभावित ऑर्बिटलों की संख्या, ऑर्बिटल्स की संख्या पूछी जाए, तो ऑर्बिटल्स की संख्या निकालने के लिए क्या हो जाता है, n का स्क्वायर, यानी n जहां पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, और जिसका मान दिया गया है 3 दिया गया है, यानी 3 का स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही तुमसे कहा गया होता इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछ लिया गया होता तुमसे, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बेटा हो जाता है 2n स्क्वायर, क्या हो जाता है, 2n स्क्वायर, और जहां पे n तुम्हें दिया जाता है, n का मान पुट करना, 1 रखोगे तो n का मान 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 2n स्क्वायर, लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या जब दी जाए और मुख्य क्वांटम संख्या देने के बाद तुमसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे जाएं, तो उनके लिए क्या यूज करोगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए उसका फॉर्मूला यूज कर लोगे, n स्क्वायर, और n का मान यहाँ पर आपको दिया गया है, n का मान आपका दिया गया है 3, n की वैल्यू 3, मतलब 3 का स्क्वायर जैसे ही करोगे तो उसका जवाब आपका हो जाएगा, उसका जवाब आपका बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 9, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 9, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे कम है, 2p, 2s, 3p या 3d। तो ध्यान रखो बेटा, अगर ब्लॉक से भी पढ़ोगे SPDF पढ़ा है ना तुमने, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक हो जाता है S, एक हो जाता है P, एक हो जाता है D, और एक बेटा F, एक क्या हो जाता है, एक SPDF, यही तो 4 हो जाते हैं, SPDF, SPDF, यही तो हो जाते 4। अगर हम इसमें से तुमसे पूछे कि सबसे ऊर्जा कम, तो स्टार्टिंग में कौन, S, तो सबसे कम ऊर्जा की बात की जाए तो S, 2s सबसे कम ऊर्जा हो जाएगी, ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा 2s। लेकिन अगर ब्लॉक के साथ साथ हम आपसे कहें कि ब्लॉक तो कितने हो गए 4, लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल की हम बात करें, पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, यानी आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, कई आवर्त सारणी आई, सबसे पहले आवर्त सारणी देने वाले हमारे व्यक्ति हुए थे बेटा जो केमिस्ट्री के जनक हैं, एंटोनी लेवोजियर। लेकिन जो मेन शुरुआत होती वो शुरुआत आपकी होती किसके, आपके डॉर्वे-राइनर के जो थे, डॉर्वे-राइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था, उन्होंने शुरुआत की, सक्सेस नहीं कर पाए। सक्सेस क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि डॉर्वे-राइनर त्रिक हो, चाहे आपके न्यूलैंड हो और चाहे आपके मेंडलीफ हो, ठीक है ना, चाहे आपके डॉर्वे-राइनर हो, चाहे आपके मेंडलीफ हो, और चाहे आपके क्या हो, न्यूलैंड भाई साहब हो, इन सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल किस बेस पर लगा दी थी, तो इन सभी लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल लगाई थी वो लगा दी थी आपके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, किसके, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में लगाई थी। जबकि अगर आवर्त सारणी की बात करें, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले जो हुए, आधुनिक आवर्त सारणी जो आपके देने वाले हुए, आधुनिक आवर्त सारणी जो देने वाले हुए, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले जो हुए हमारे सन 1913 ईस्वी में, कौन, सन 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले भाई साहब, कौन हुए, हेनरी मोजले भाई साहब, हेनरी मोजले भाई साहब, हेनरी मोजले, ठीक है ना। तो हेनरी मोजले जिन्होंने हमारी आधुनिक आवर्त सारणी दी, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो आधुनिक आवर्त सारणी ही है बेटा, जो सन 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी, जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। और इसमें इन्होंने कहा कि जो तत्व हैं, जो तत्व हैं, तो तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन है, तत्वों के जो गुण हैं बेटा, तत्वों के जो गुण हैं
उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। किसके? उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है, ठीक है, आवर्ती फलन है, ठीक है ना। तो यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या कहा, इन्होंने ही ये बताया कि जो तत्व हैं उनके गुण किस पर आधारित हैं, परमाणु क्रमांक। बाकी जितने भी वैज्ञानिक हुए सभी के सभी परमाणु भारों पर लगाते चले गए और सभी की पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए मान्य किसकी हुई, यही हेनरी मोजले की मान्य हुई, ठीक है ना। किसकी मान्य हुई, तो आपकी हेनरी मोजले की मान्य हो गई, ठीक ना। तो अगर अब तुमसे कहा जाए कि बताओ ये जो आधुनिक आवर्त सारणी थी इसमें कुल तत्व कितने ज्ञात हैं, कुल तत्व कितने, 118 ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें से 118 तत्वों में से अगर कहा जाए कि बताओ इसमें से कितने वर्गों में इनको रखा गया है, यानी वर्गों की संख्या, वर्ग यानी ग्रुपों की संख्या कितनी बेटा, तो इनकी संख्या 18 हो जाती है। और अगर हम बात करें आवर्त, अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त की बात करें तो पीरियड, और इसमें पीरियड की संख्या कितनी हो जाती है, 7। तो मतलब जो हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें 118 तत्व ज्ञात हैं और कुल वर्ग कितने हैं, 18, और कुल आवर्त कितने हैं, 7, और कुल ब्लॉक की संख्या कितनी है बेटा, तो एसपीडीएफ 4 ब्लॉक हो जाते हैं। कितने ब्लॉक हो जाते हैं, एसपीडीएफ 4 ब्लॉक हो जाते हैं। और ध्यान रखना आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा सन 1913 ईस्वी में दी गई थी, 1913 ईस्वी में दी गई थी, ठीक है। 1869 ईस्वी में मेंडलीव के द्वारा इनकी आवर्त सारणी दी गई थी, ठीक है। 1866 में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था, और 1817 से 29 के बीच, 1817 में आए थे और 29 में इन्होंने अपना, डॉर्बे-राइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था। ये सारे वैज्ञानिक हुए, लेकिन जो आज मान्य हुई किसकी बेटा, आज मान्य हुई हेनरी मोजले भाई साहब की, जिन्होंने किस पर लगाया कि परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और इस तरह से आज ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। ब्लॉकों की संख्या पूछी जाए तो 4 ब्लॉक, और आपसे क्वेश्चन यही कहा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे कम है, तो बेटा देखो 2s, और 2s की ही सबसे कम है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2s, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से इसको आप पढ़ लोगे, ठीक है ना। कह रहा एक व्यक्ति अपनी चाय को मीठा करने के लिए 3.42 ग्राम सुक्रोज और C12 मिलाता है, तो वह कितने कार्बन परमाणु मिलाता है, कह रहा कितना मिलाता है, 3.42। तो ऑप्शन आपका बेटा कौन सा है, 72.27 इंटू 10⁻21 एटम मिला देगा, ठीक है ना। और आप सभी लोग जानते हो, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, मोल्स क्या होते हैं, तो एवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाते हैं। अगर हम कहें बेटा सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है आपका, सुक्रोज, सुक्रोज की बात करें या शुगर की बात करें, जिसे आप चीनी कहते हो ना, जिसे आप चीनी कहते हो, तो फॉर्मूला बेटा क्या हो जाता है, C12H22 और O11, ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि बताओ, बताओ जो हमारा सुक्रोज यानी चीनी होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में उपस्थित होते हैं, किस अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो क्या कहोगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो कहोगे सर कार्बन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन तो यहाँ पर 12 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 22 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 11 है। तो किस अनुपात में, 12:22:11। तो सुक्रोज या चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 12:22:11 में उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ अगर बात तुम ये भी कर लो बेटा कि ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज आपका क्या है, C6H12O6, C6H12O6, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में, तो कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन 12 हो गए, ऑक्सीजन 6, यानी 1:2:1 के अनुपात में, ठीक है ना। तो ग्लूकोज में अगर हम बात कर लें तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि जबकि सुक्रोज यानी चीनी में 12:22:11 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगर साथ ही साथ फ्रक्टोज की बात कर ली जाए कि फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज की बात की जाए तो आप कहोगे सर ये जो फ्रक्टोज होता है ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है, ये क्या होता है, तो ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है, प्राकृतिक रूप से,
प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है, क्या होता है? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। और साथ ही साथ ध्यान क्या रखोगे कि ये क्या होता है, तो फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, तो फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज ध्यान रखो ये शहद में पाया जाता है, किसमें, शहद में पाया जाता है, और इसे बेटा फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, जो फ्रक्टोज होता है ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है और शहद में पाया जाता है, और फ्रूट शुगर भी इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 72.27 इंटू 10⁻21 परमाणु, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धातु का हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो धातु का हाइड्रोजन फॉस्फेट का इन्होंने सूत्र बनाया है, किसका, हाइड्रोजन फॉस्फेट बेटा, जो हाइड्रोजन फॉस्फेट का इन्होंने सूत्र बनाया है, क्या हाइड्रोजन फॉस्फेट का जो सूत्र बनाया MHPO4, क्या MHPO4, MHPO4 इन्होंने बनाया है। तो क्या कह रहा है कि बताओ धातु क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, धातु क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, ठीक है ना। धातु क्लोराइड, धातु क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो धातु क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, वैसे तो Cl2 होता है तो क्या हो जाएगा, M लगा कर दिया तो MCl2 हो जाएगा, क्लोराइड मतलब MCl2, MCl2 हो जाएगा ना, MCl2 हो जाएगा। तो बात आप ध्यान रखना, उसने कहा था कि अगर हम हाइड्रोजन फॉस्फेट को, हाइड्रोजन फॉस्फेट क्या होता है HPO4, तो क्लोराइड क्या होता है Cl2, अब साथ में क्या इन्होंने लगा के रखा है, M लगा के रखा, तो इसलिए धातु क्लोराइड को भी हम क्या लिख देंगे, धातु क्लोराइड को भी हम लिख देंगे बेटा MCl2, क्या लिख देंगे, MCl2 लिख देंगे ना। अगर हम बात करें साधारण नमक, अगर हम बात करें साधारण नमक, अगर हम बात करें साधारण नमक, जो आपका क्या होता है NaCl, NaCl जिसे आप क्या कहते हो, सोडियम क्लोराइड कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, सोडियम क्लोराइड कहते हो ना। क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करें, क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें तो क्या होता है CHCl3 बेटा, क्या होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो जाता है। और इसी तरह अगर हम बात करें CFC की, इसी तरह हम बात करें CFC की, तो ये क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। ये ठंडे स्थानों पर पाया जाता है, मतलब AC और फ्रिज जैसे स्थानों पर पाया जाता है। CFC, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरो और कार्बन। तो आपका जो सवाल पूछा गया था कि बताओ हाइड्रोजन फास्फेट को MHPO4 कहते हैं, तो बताओ क्लोराइड को क्या कहेंगे, तो MCl2 कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत चार्ज है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत चार्ज है। तो आप सभी लोग ध्यान रखो बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 9.632 इंटू 10⁴ कूलाम। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सभी की बात कर लेते हैं, सभी की बात कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो कितना इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा ना। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, ठीक। अगर हम कहें न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पर कैसा, इस पर उदासीन, इस पर कोई भी बेटा चार्ज नहीं होता है, और न्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा हो जाता है, ऋणावेशित होता है, कितना होता है, तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी, ये अगर हम बात करें तो ध्यान रखना। अगर हम इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ लें, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने की, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज करता बेटा कौन हो जाएंगे, गोल्डस्टीन हो जाएंगे,
गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया गया। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, ठीक है ना। तो ये तीनों तो खोज करता हो गया। साथ ही साथ अगर तुमसे कहा जाए, साथ ही साथ अगर तुमसे कहा जाए कि, अगर तुमसे कहा जाए क्या, ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और अगर पॉजिट्रॉन की बात भी कर ली जाए, साथ ही साथ पॉजिट्रॉन की बात कर ली जाए, तो ये कॉल एंडरसन, कॉल एंडरसन ने कब की थी? सन 1932 ईस्वी में। ये खोज आपको बेटा सारी याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका एक छोटा सा एटम देखो, ये मान लो क्या न्यूक्लियस, और ये क्या एटम। जो न्यूक्लियस के बाहर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते ना, ऐसे घूमते हैं। और इसके अंदर क्या रहते हैं? इसके अंदर बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अगर हम बात करें नाभिक में क्या उपस्थित होता है, नाभिक जिसे क्या कहते हो? नाभिक जिसे आप कहते हो न्यूक्लियस, क्या कहते हो? न्यूक्लियस। और नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो कहोगे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा उपस्थित हो जाता है। इसलिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर तो भैया धनावेशित चार्ज होता है, प्रोटॉन पर तो तुम्हारा धनावेशित आवेश होता है ना। तो इसीलिए पूछा जाए बताओ, बताओ नाभिक पर कैसा आवेश होता है, तो तुम कहोगे क्या बेटा कि नाभिक पर हमारा धनावेश होता है। नाभिक पर हमारा कैसा धनावेश होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनावेश होता है। तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो ऑप्शन की बात की गई थी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन में क्या, और आप सभी लोग जानते हो अगर अवोगाद्रो संख्या की बात करें, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाता है? 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल इलेक्ट्रॉन यानी अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बेटा राइट हो जाएगा कितना? ऑप्शन राइट हो जाएगा 9.632 इंटू 10⁻4 कूलाम, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ, बताओ छोटी गतिशील वस्तु की तरंगदैर्घ्य दी जाती है। तरंगदैर्घ्य बेटा क्या होती है? जिसे वेवलेंथ कहते हो। क्या तरंगदैर्घ्य जो होती है आप उसे वेवलेंथ कहते हो। और इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? इसका मात्रक मीटर ही हो जाता है, क्योंकि एक लंबाई का काम करती है, ठीक है। HVIM, HLMV या MLH तो अगर आपसे कहा जाए कि जो छोटी गतिशील वस्तु है हमारी, इसकी तरंगदैर्घ्य किस में दी जाती है, तो ये दी जाती है ऑप्शन नंबर बी, HLMV में दी जाती है, ठीक है। ये सूत्र की अगर बात करें कि जो तरंगदैर्घ्य का सूत्र था किसके द्वारा? डी ब्रॉगली के द्वारा। इनका नाम बेटा ध्यान रखना, डी ब्रॉगली। किसके द्वारा? डी ब्रॉगली, ये नाम आप ध्यान रखना, डी ब्रॉगली, ठीक है। इन्होंने तरंगदैर्घ्य सूत्र जो दिया था अपना, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जिसे आप कहते हो, तरंगदैर्घ्य सूत्र क्या दिया था? तो ध्यान रखना क्या दिया था? लेमडा बराबर एच अपॉन, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, ये दिया था डी ब्रॉगली ने, ठीक है ना। डी ब्रॉगली ने कहा था तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या? लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, जहां पर एच क्या है? यहाँ पर प्लांक स्थिरांक है। जहां पर बेटा एच क्या है? जहां पर एच की अगर हम बात करें तो ये क्या है? प्लांक स्थिरांक हो जाता है तुम्हारा। पूछा जाए एच क्या है, तो एच आपका प्लांक स्थिरांक हो जाता है। एम आपका क्या है बेटा? तो एम आपका द्रव्यमान हो जाता है, द्रव्यमान यानी मास हो जाता है, ठीक है ना। और v आपका वेलोसिटी, v आपका वेलोसिटी यानी वेग हो जाता है, v आपका वेलोसिटी यानी वेग हो जाता है ना। तो पूछ लिया जाए कि बताओ तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, तो लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी। ध्यान रखना लैम्डा यहाँ पर क्या है? तो लैम्डा है तुम्हारा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, यानी वेव लेंथ बेटा, वेव लेंथ है, क्या है? वेव लेंथ है, ठीक है ना। एच आपका प्लांक स्थिरांक है, एम आपका मास द्रव्यमान है, और वेग यानी वेलोसिटी है आपका v। अगर डी ब्रॉगली के अनुसार पूछा जाए तो ये सूत्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है।
नोटेशन सारी आपके पास है। और अगर आपसे न्यूमेरल भी पूछा जाएगा, इन चार में से कोई भी तीन चीज़ दी जाएंगी और एक चौथी चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप न्यूमेरिकल भी अपना सॉल्व कर सकते हो। तो आपसे पूछा क्या गया था कि छोटी गतिशील वस्तु की तरंग दैर्ध्य दी जाती है, तो HLMB में दी जाती है। किसमें दी जाती है? HLMB में दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बेटा बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ CuSO4 5H2O के 1 × 10⁻22 अणुओं का भार कितना है। तो अगर हम बात करें भार की, तो भार तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन आपको दिया गया है CuSO4 बेटा। क्या दिया गया? CuSO4 यानी 5H2O। CuSO4 ये क्या होता? तो ये आपका होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अगर कहीं कहीं लिखा मिले कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के साथ साथ ये भी ध्यान रखना, इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। क्या नीला थोथा पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो ये इसी को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को, ठीक है ना। और अगर आपसे कहा जाए कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बराबर मोल इंटू मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान फॉर्मूला अगर यूज करोगे, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाता है? मोल गुणे मोलर द्रव्यमान हो जाता है। और मोल की संख्या आप सभी लोगों को पता है कितनी होती है? 6.022। मोल की जो संख्या होती है बेटा क्या हो जाती है? 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो होती है। तो यही कहा गया था कि कॉपर सल्फेट, और एक साथ ही साथ ध्यान रखो जिंक सल्फेट भी होता है, ZnSO4 और जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, जिंक सल्फेट ZnSO4। तो आपका ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन आपका 4.13 ग्राम हो जाएगा, जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। न्यूमेरिक जो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, थोड़ा सा इन पे ध्यान देना, थोड़ा सा इन पर ध्यान देना आप, ठीक है ना। इनके लिए आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मतलब सभी की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कहाँ पर वैल्यू को पुट करना, ये सारी चीज़ें नोटेशन, मतलब कोई फॉर्मूला तो उसकी नोटेशन आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर कहा गया बताओ डी ब्रॉगली के अनुसार एच क्या है, मतलब पहले तो तुम्हें ये पता हो कि इनका सूत्र क्या था, तो लैम्डा बराबर H/mv था। एच यहाँ पर क्या था, तो ये पता होना चाहिए नोटेशन। अगर तुमसे कहा गया नोटेशन पे किसी वस्तु का प्लांक स्थिरांक ये, तो तुम्हें पता होना चाहिए एच की वैल्यू होती है, क्योंकि एच को हम लोग क्या प्लांक स्थिरांक कहते हैं, और द्रव्यमान m होता है, वेलोसिटी हमारा वेग होता है, और लैम्डा हमारा बेटा क्या हो जाता है? तरंग दैर्ध्य हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ऑप्शन आपका कौन सा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बेटा राइट हो जाएगा। कह रहा एक धात्विक ऑक्साइड में 60% हमारा क्या है? 60% हमारा क्या है? धातु है, और धातु का समतुल्य द्रव्यमान है। क्या कह रहा है? धातु का समतुल्य द्रव्यमान है। तो आप ध्यान रखो, अगर ऑक्साइड में 60% बेटा कितना, ऑक्साइड की अगर हम बात करें, ऑक्साइड की बात करें, इसमें 60% क्या है? 60% आपका मेटल है, 40% क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो इसीलिए क्या है, 100 ग्राम में अगर देख लोगे, अगर हमने क्वांटिटी ले ली 100 ग्राम, तो इस 100 ग्राम में 60 ग्राम तो धातु हो गया, 60 ग्राम इसमें क्या हो गया? 60 ग्राम धातु हो गया, बचा क्या? 40 ग्राम। और 40 ग्राम ये क्या हो गया? तो 40 ग्राम आपका बेटा ऑक्सीजन हो गया। 40 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, और 60 ग्राम क्या हो गया? 60 ग्राम आपका मेटल हो गया। 60 ग्राम आपका मेटल यानी धातु हो गया, ठीक है ना। और ऑक्सीजन आप सभी लोग जानते हो जिसका सिंबल O होता है। और अगर हम बात करें इसके भार की, द्रव्यमान भार 16 हो जाता है। कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। इस तरीके से अगर निकालोगे तो 60/40 × 8 कितना? 60/40 × 8 निकालना चाहो तो देख सकते हो, 60/40 × 8, तो 20×3 = 60 हो गया, 20×2 = 40 हो गया, 2×4 = 8, तो कितना आ जाएगा? 12 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा? 12 ग्राम आ जाएगा। और 12 ग्राम यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार समझ लेना, जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड में तुम्हारा 60% क्या है? 60% मेटल है, 40% बेटा क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसी तरह से अगर 100 ग्राम तुमने क्वांटिटी ली है, तो उसमें से 60 ग्राम तुम्हारा क्या है? 60 ग्राम उसमें से तुम्हारा मेटल हो जाता है, 40 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो 60 किसका परसेंट चाहिए हमें? ऑक्सीजन का। तो 60/40, और ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है। तो इस तरह से कितना? तो 12 ग्राम हो जाएगा हमारा, 12 ग्राम हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ
2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट जिसमें Ag का परमाणु द्रव्यमान 108 है को तीव्रता से गर्म करने पर अवशेष का भार क्या होता है? अवशेष का भार क्या होगा? तो अवशेष का भार हो जाएगा 2.16 ग्राम। 2.16 ग्राम हो जाएगा। अगर हम बात करें सिल्वर कार्बोनेट, बेटा किसकी बात करें? सिल्वर कार्बोनेट। तो सिल्वर कार्बोनेट की बात करें तो Ag2CO3, अगर इसका मोलर द्रव्यमान देख लेना तो इसका मोलर द्रव्यमान तुम निकाल लेना बेटा। सभी का द्रव्यमान रख के होता है कितना? 276 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है ना? 276 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन भी देखोगे तो रिएक्शन क्या होगा? सिल्वर कार्बोनेट का फॉर्मूला Ag2CO3, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसका अगर पूछें क्या, इसका पूछे मोलर द्रव्यमान तो 276 ग्राम प्रति मोल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो। और मोलों की संख्या आप सभी लोग जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से तुमसे और पूछ लिया जाए, बताओ जो तुम्हारी स्याही होती है, कौन सी स्याही जो आपके वोट में डाली जाती है, वोट डालते टाइम जो आपके हाथों में लगाई जाती है, वो किसकी बनी होती है? तो वो भी इसी की बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट। ये कार्बोनेट है, वो नाइट्रेट AgNO3। क्या होता है? AgNO3। तो वो भी इसी में यूज की जाती है, सिल्वर की प्लेट होती है, आप ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें Ag का परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान बेटा कितना हो जाता है? 108। और यहाँ पे सबका पुट करते जाना। Ag का कितना होता है? 108। 2 है तो 108 दूनी कितना हो जाएगा? 216। कितना हो जाएगा? 216। ऑक्सीजन का कितना होता है? एक का हो जाता है बेटा आपका कितना? 16। और कितने दिए गए? 3, तो 16 3 कितना हो जाएगा? 48। और कार्बन का कितना हो जाता है? 6 दूनी 12। सबको जोड़ो, 8 6 14 और 2 16, 1 कैरी, 4 5 6 और 1 7। इस तरीके से AgNO3 जो है आपका उसका पूरा मोलर द्रव्यमान कितना हो जाता है? तो 276 ग्राम प्रति मोल हो जाता है, अगर पूछ लिया जाए। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा K2Cr2O7, ये क्या है? K2Cr2O7 के 0.5 मोल में कुल कितने परमाणुओं की संख्या है? तो अगर कहा जाए 0.5 में कहा गया है, और एक मोल में आप जानते हो कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से आप देखोगे इसका मल्टीप्लाई। K2Cr2O7 क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये आपका हो जाता है K2Cr2O7, ठीक है। अगर हम इसमें देख लें K2 क्या है? K2Cr2O7, ठीक है। K यहाँ पर बेटा क्या है? तो K है आपका पोटेशियम। K क्या है आपका? तो K है आपका पोटेशियम। K क्या है? तो K है आपका पोटेशियम। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है? K 19 K 40, मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो आपका कितना होता है? एटॉमिक नंबर आपका बेटा हो जाता है 19। एटॉमिक नंबर तो आपका क्या हो जाता है? 19। और जो भार होता है ये हो जाता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना हो जाता है? तो एटॉमिक वेट हो जाता है आपका 40। तो 19 पोटेशियम 40। और जो Cr2 है ये क्या है आपका? क्रोमियम। और ऑक्सीजन क्या है? अगर हम बात करें Cr की, तो Cr क्या होता है? तो Cr आपका क्रोमियम हो जाता है। Cr क्या हो जाता है? क्रोमियम हो जाता है। और O क्या हो जाता है? तो O आपका बेटा ऑक्सीजन हो जाता है। O आपका ऑक्सीजन है, ठीक। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 3.31 यानी 10⁻24। 10⁻24, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा अपने थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। जो आज हम लोगों ने देखे। और 142 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मतलब जो हमारी सीरीज है अपने 1500 क्वेश्चंस की, उसमें हम लोग 142 तक के आज समाप्त कर चुके हैं। कल हम लोग मिल रहे होंगे 143 के साथ, यानी 143 नंबर से स्टार्ट कर रहे होंगे। आप सभी लोग जितने भी फैक्ट्स यहाँ से बन सकते हैं, सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते जाओगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जाओगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे इसी क्लास के साथ 143 के साथ। थैंक यू।